अच्छा बच्चों, जिस तरह हमारा टॉपिक चल रहा है आज का कैपम, ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा है कि सिस्टमैटिक रिस्क एंड बीटा के बारे में बातें की। तो सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा रिस्क था कि जब हम अपना जो है अनसिस्टमैटिक रिस्क अवॉइड कर देते हैं। कैसे? जब हम वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है? सिस्टमैटिक रिस्क। व्हाई? बिकॉज दिस रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड। ठीक है, वेरी गुड। अब मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या टर्म थी? मार्केट रिस्क प्रीमियम वो टर्म थी जो कि मुझे प्रीमियम मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अगर मैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से हटता हूं तो मुझे उसके ऊपर क्या मिल रहा है? प्रीमियम। व्हाई? बिकॉज यू नो, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो अब अगर मैं रिस्क वाली साइड पे अगर जाऊं, ऐसी रिस्कियर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाऊं, मैं ऐसा प्रोजेक्ट जो कि रिस्क फ्री नहीं है, तो क्या मुझे वहां पे प्रीमियम रिटर्न नहीं मिलेगा? मतलब ऊपर वाला वो जो रिटर्न है, मैं फिर उसको क्या बोलूंगा कि वो मेरे लिए क्या है? प्रीमियम। तो इसलिए हम टर्म टर्म क्या यूज करते हैं? मार्केट रिस्क प्रीमियम। थर्डली मैंने क्या बात की? हमने बीटा की बात की। यह है कंपनी का रिलेटिव सिस्टमैटिक रिस्क एज कंपेयर टू द मार्केट। यानी जिस कंपनी में, जिस एबीसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसका मुझे कितना सिस्टमैटिक रिस्क फेस करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू द होल मार्केट। ठीक है, कि यानी उसके जो है वो ऑपरेशनल लेवल कहाँ तक जा रहा है उसका। ठीक है। अब जो है बात हमने बाद में की कैपम की, तो हमने देखा कि ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को यानी कैलकुलेट करना है विच इज रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। आपको पता है जब मैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करूंगा, तो वो मेरी किस कॉस्ट का हिस्सा बनेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने देखा कि ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एम माइनस आर एफ था हमारे पास मार्केट रिस्क प्रीमियम, और बीटा क्या था हमारे पास? एक सिस्टमैटिक रिस्क की रिलेटिव मेजरमेंट। ठीक है। आर एफ रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं देखूं, तो ये फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है कि आपको तो इन्वेस्टमेंट आपने की, ये रिटर्न तो आपको मिलना ही मिलना है, आरएफ जो है। ठीक है ना। सॉरी, ये रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन इसके साथ आपको एड ऑन होके क्या मिलना है? प्रीमियम। राइट? ऐसा ही है ना। तो आगे चलते हैं। बीटा जो है हमारे पास बेटा, वो होता है आपकी रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क कि आपका सिस्टमैटिक रिस्क जो है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने लगे हो, एक्स वाई जी कंपनी, उसको आपने रिलेटिवली देखना है किसके? मार्केट। कि मार्केट में क्या हिसाब चल रहा है, और जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने लगा हूं या मैं इन्वेस्ट करने लगी हूं, इन दोनों कंपनीज की आपस में जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क की कितनी रिलेटिव मेजरमेंट आ रही है। ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है और जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर। ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ अजम्पशंस थी। ठीक है। अजम्पशंस को हमने देखा, तो हमने ये देखा कि भाई सबसे पहली अजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट जो है, सॉरी, इन्वेस्टर जो है वो क्या है? अक्लमंद है, रैशनल। क्या कर रहा है? पोर्टफोलियो बना रहा है इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। अपने, ताकि उसका क्या हो जाए? अनसिस्टमैटिक रिस्क वाइप आउट हो जाए। क्यों? क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी वाइप आउट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। उसने एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है वो होल्ड किया हुआ, इसलिए हमने देखा है क्या फार्मूले के अंदर कहीं पे हमें अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात नजर आई। उसके बाद बात की हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट और लो और नील। ये जो आप भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, उसके उस पे आपको क्या कॉस्ट क्या हो सकती है? ट्रांजैक्शन की चार्जेस हो सकते हैं कुछ। ठीक है। ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स हो सकता है और बड़ी चीजें। तो वो क्या कह रहे हैं यार? लो और नील। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का है ना, उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर फिर वो कंपाइल नहीं करेंगे ना, इन छोटी छोटी कॉस्ट को। इन्वेस्टर्स हैव होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन अबाउट द मार्केट, के सबकी एक जैसी क्या है? एक्सपेक्टेशन है, जो कि पॉसिबल नहीं। अगर एक्सपेक्टेशन एक जैसी होगी तो जारी बात है लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन भी क्या होगा? सेम। और अगर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सेम होगा तो कोई भी इंडिविजुअल मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है। सब एक लेवल पे आके खेलेंगे। उसके बाद रिस्क फ्री रेट जो है वो आपका रिस्क फ्री ही रहता है, नो डाउट, लेकिन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो कह रहा है वो क्या होगी? आपस में वेरी करेंगे। ठीक है। जैसे प्राइस बॉन्ड्स होंगे। ठीक है ना। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है
उसके बाद आगे चले तो आगे हमारे पास जो है वो कैपम की एक और अजम्पशन है कि डेट बीटा आपका क्या है, जीरो। यानी मेरा जो एंटायरली फाइनेंस स्ट्रक्चर है वो किसके थ्रू है, इक्विटी के थ्रू, ठीक है, थ्रू इक्विटी। ओके, यानी इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास डेट का एलिमेंट शामिल नहीं है। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस लेवल तक हमने जाना था, इसीलिए हम अब कैपम को स्टडी कर, पता चला, पढ़ो इसे, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको ये वो यहां पे बताना चाह रहा है कैपम का मॉडल कि जब भी आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हो तो आपकी बात तो ठीक है कि इट वेरीज, लेकिन जो बिजनेस होता है ना, जो भी आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, लेट सपोज मेरा एक बिजनेस है, मैं जो है वहां पे कह लो कि मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, अब उसका जो है वो रिस्क और है, और जो अगर मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ नई मार्केट के अंदर जाने के लिए, कि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, लेट्स सपोज आई एम अबाउट टू एंटर इन, क्या लें आप, पेट्रोलिंग इंडस्ट्री, फ्यूलिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना, मैं उधर एंटर होना चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना फ्यूल इंडस्ट्री में एंटर होके देखूँ, थोड़ा सा पेट्रोलियम डीजल वगैरह सेल करके देखूँ। अब ऑब्वियसली उसका क्या होगा, रिस्क। जब भी आप प्रोजेक्ट अपना चेंज कर रहे हो तो हर प्रोजेक्ट का क्या होगा, एक स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक रिस्क। और जब रिस्क चेंज होगा तो ऑब्वियसली मेरा क्या चेंज होगा, रिटर्न। ठीक है, तो जब मेरा हर प्रोजेक्ट पे जो है रिस्क भी चेंज हो रहा है और उससे रेलिवेंट मेरा रिटर्न भी चेंज हो रहा है, तो क्या कॉस्ट नहीं बदलेगी? तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, हमें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल की समझ लग गई। when the project risk is different from the company's risk, ठीक है ना, प्रोजेक्ट इन एन अनरिलेटेड इंडस्ट्री, तभी होगा ना कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ उसे हट के जरा अभी इन्वेस्टमेंट करने का सोचा मैं, ठीक है ना, अचानक ही जनाब की जनाब इस्तेहारे वगैरह करवाए, चलो जी अभी इंडस्ट्री चेंज करके देखिए, द कंपनीज वैक इज इन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, भाई पता चल गया हमें क्यों, क्योंकि रिस्क चेंज है। जब रिस्क ने बदलना है ऑब्वियसली रिटर्न बदलेगा, रिटर्न बदलेगा तो मेरी सारी बात है कॉस्ट बदलेगी, तो फिर ये वाला वैक तो इनअप्रोप्रिएट हो गया ना। इसके अंदर मुझे उस इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। The CAPM approach can be used to drive a project specific cost of equity। CAPM approach इस्तेमाल हम कर सकते हैं भाई, ठीक है, किसके लिए, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए। अब जो है इसके स्टेप्स देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले स्टेप की भाई एक सूटेबल प्रॉक्सी कंपनी देखें, वन विद द सिमिलर लेवल ऑफ ऑपरेशन, समझ लगी। अभी अगर मैं पेट्रोलिंग इंडस्ट्री में आना चाह रहा हूँ या पेट्रोलिंग से टेक्सटाइल के अंदर आना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं पहले क्या करूंगा, एक ऐसी इंडस्ट्री देखूंगा जो कि ऑलरेडी किधर है, टेक्सटाइल में, ऑलरेडी वो काम कर रही है, उसे मैं क्या बोलूंगा, प्रॉक्सी कंपनी। क्या कहना है, प्रॉक्सी कंपनी। सबसे पहले मैं उसे देखेंगे ना भैया, जा किधर रहे हैं, कौन बंदा उधर काम कर रहा है। अब उसका जो प्रॉक्सी बीटा है ना, यानी एसेट बीटा, उसे क्या करो, अनगियर करो, परेशान नहीं होना, मैं बताता हूं। एसेट बीटा क्या करता है, अब आपके होने लगे बीटास टू किस्म, एसेट और बी ई। एसेट बीटा जो है ना वो आपका क्या रिफ्लेक्ट करता है, बिजनेस रिस्क। बीई तो मेरे पास मौजूद है ना भाई, मुझे क्या चाहिए, बी ए, एक ऐसा रिस्क फैक्टर जो कि स्पेसिफिकली क्या हो, बिजनेस का रिस्क हो। यानी मैं जिस बिजनेस लाइन में जाना चाह रहा हूं उसका स्पेसिफिक रिस्क क्या है, मैंने तो वो देखना है ना। तो अब जाहिर बात है मुझे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मुझे उसके जो है वो इंडस्ट्री जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहा है उसकी मार्केट रिसर्च से मुझे उसका बीटा एसेट मिल जाएगा। उसकी कंपनी वो जो रिस्क फेस कर रही है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं उसे क्या करूंगा, अनगियर करूंगा, यानी इक्विटी का एलिमेंट देखूंगा उसके अंदर क्या है। ठीक है, डेट देखें यहाँ पे, सीधी सी बात है भाई, ये मैंने आफ्टर टैक्स रखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा जी, एसेट बीटा है आपका बी ए, बीई क्या है, इक्विटी बीटा ऑफ द प्रॉक्सी कंपनी। ये टोटल अभी किसकी बात हो रही है, प्रॉक्सी कंपनी, अभी अपनी कंपनी की तरफ नहीं आए हम, याद रहे। ई है वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेट और
टैक्स रेट। गियरिंग किसे कहते हैं, कोई बच्चा मुझे बताएं, अगर आपके पुराने कॉन्सेप्ट देखना चाहते। बिल्कुल ठीक है ना, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, अनगियर कर। ठीक है, उसके अंदर से इक्विटी का पोर्शन देख रहे हैं थ्रू दिस फॉर्मूला, यही हो रहा है ना, ऐसे ही है ना। बीई है ना, मुझे अनगियर्ड चाहिए, इसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विटी का पोर्शन निकाल रहा हूँ। ये नीचे आ गई मेरी टोटल फाइनेंसिंग, इक्विटी प्लस डेट, इसके अंदर से किसका पोर्शन निकला, इक्विटी। तो फिर ये प्योरली मेरी क्या हो जाएगी, इक्विटी फाइनेंस। समझ लग गई, क्यों तक की आमना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे चले तो आगे हमारे पास कह रहा है कि री गियर द बीटा एसेट यूजिंग द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, एंड प्रोजेक्ट इक्विटी बीटा। मैं इसको थोड़ा सा जो है ना साइड पे कर दूं कंट्रोल स्क्रीन को, ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो नजर आए। हाँ जी, नजर आया। अब ये देखें, जो मैं आप लोगों को चीज दिखाना चाह रहा था कि प्रोजेक्ट का अपना जो गियरिंग होगा ना, उसको कैलकुलेट करना है आपने, द अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट इक्विटी बीटा। इस तरह हो जाएगा कैलकुलेट, क्या आप, हाँ, ये बीई है, ठीक है, ये वाला जो है ना, लो, आसानी के लिए समझ लग गई। अब जाहिर बात है, जो मैं क्या, मैंने बीटा एसेट कैलकुलेट कर लिया बिजनेस का, कि जिस बिजनेस में मैं जा रहा हूँ उसका बीटा एसेट क्या है, कर लिया कैलकुलेट। अब मैं क्या करूंगा, उसको फॉर्मूला के अंदर पुट कर दूंगा और बीई अपना कैलकुलेट कर, सिंपल, बिल्कुल ऐसा ही है, एडजस्ट किया है मैंने। ओके, समझ लग गई। अच्छा जी, दिस फॉर्मूला यूजेस, सॉरी, दिस फॉर्मूला यूजेस द प्रोजेक्ट्स टारगेट equity, debt, and tax. The term is often called re-gearing factor. ये आपने मुझे बताया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अपनी इक्विटी को री-गियर किया, समझ लगी, कैसे, एसेट बीटा अब मेरे पास है, तो क्या अब मैं इसका इक्विटी का रिस्क निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली निकाल लूंगा। मुझे क्या अननोन था, बिजनेस रिस्क, क्यों, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री क्या थी, न्यू, राइट, ऐसा ही है ना। इंडस्ट्री क्या थी मेरे लिए भाई तक की, न्यू थी। इंडस्ट्री जब नहीं थी, मुझे नहीं था पता मेरे बिजनेस के अंदर जो है वो क्या रिस्क का हिसाब किताब होगा, तो फिर मैंने क्या किया, बीटा बीटा एसेट फाइंड किया, बीटा एसेट को फाइंड करके फिर मैंने उसी फार्मूले के अंदर पुट करके तो बीटा इक्विटी भी निकाल लिया, ठीक है। बीटा एसेट था आपका फाइनेंशियल रिस्क, सॉरी, सॉरी, बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से बिजनेस को फेस करना पड़ा, ठीक है। यूज द, अब इस कैलकुलेशन को आपने क्या करना है, कैपम के फॉर्मूले के अंदर रखना है, यही था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री फैक्टर, राइट, बीटा इक्विटी और साथ रिस्क फैक्टर, ठीक है ना, रिस्क प्रीमियम फैक्टर था जो मार्केट का। ओके, अब जब आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ली, तो इसको अब आप किधर पुट करोगे, वैक के फॉर्मूले के अंदर, और ऐसे जो वैक निकलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है मेरा, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वैक। अब समझ लगी कि एक प्रोजेक्ट का जो स्पेसिफिक वैक है वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, चलें जी, अब है बारी आपके क्वेश्चन सेशंस की, स्टार्ट हो जाए। ये अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है assumptions फॉर वैक टू बी यूज्ड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब जाहिर बात है कि नई किस्म की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप कर रहे हो क्या, कि बिजनेस के जो प्रॉक्सी कंपनी के बिजनेस रिस्क देख रहे हो, हमें कि नई इंडस्ट्री में एंटर होना चाह रहे हैं जी, तो आपकी प्रॉक्सी कंपनी किधर से उठाओगे, जाहिर बात है टारगेट कंपनी से उठाओगे, सॉरी टारगेट इंडस्ट्री से उठाओगे प्रॉक्सी कंपनी। अब आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि भाई ये जो अब मैं वैक यूज करने लगा हूं, इसके अंदर क्या मामला, ठीक है, मैं फॉरवर्ड करूं। अब बिजनेस रिस्क क्या है, ये आपका must be the same as the existing business or project must be an expansion of existing business। ये पहली assumption है भैया, कि आपका बिजनेस रिस्क क्या रहे, एग्जिस्टिंग बिजनेस की तरह का रहे, और आपका जो प्रोजेक्ट है
वो क्या हो नया, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, यानी उसी की एक एक्सपेंशन हो। अब फाइनेंशियल रिस्क की बात करें, मस्ट बी द सेम, ठीक है। साइज ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी स्मॉलर और कंपेरेबल टू एग्जिस्टिंग साइज ऑफ द कंपनी टू अवॉइड स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट इश्यूज। ये ना हो कि आप इतनी बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट करने लगे हो कि ऐसा लगे कि नया बिजनेस ही शुरू करने लगे। आपके प्रोजेक्ट का साइज क्या हो, कंपनी की साइज से रेलिवेंटली स्मॉलर हो, ठीक है। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टर शुड रिमेन द सेम, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और उसकी क्या है, assumption, कि जितने इन्वेस्टर हैं अब मेरी कंपनी में, उनका जो है वो रिटर्न है, जो उनकी जो है, ठीक है ना, कॉस्ट है मुझे पड़ रही, वो क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हम अब ये देखना चाह रहे हैं कि सर आपने बात किस तरह की कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा महंगी पड़ती है कॉस्ट ऑफ डेट, राइट। आखिर इन दोनों के अंदर जो है वो क्या, जो है वो रिलेशन, अब देखते हैं। हम तो बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट से क्या होती है, ज्यादा, ग्रेटर। लुक हेयर, यही बात की थी हमने उस दिन भी, राइट। आज इसके पीछे की ना रीजन देखते हैं, मैंने कहा था कि रीजंस के लिए थोड़ा सा वेट करें। कह रहा है इक्विटी होल्डर्स फेस हायर रिस्क देन द डेट होल्डर। अब समझ लगी क्या पंप मॉडल पढ़ने के बाद, जहां पे हमने बात की कि आपको क्या मिल रहा है, रिस्क प्रीमियम। तो जब इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है, क्या उसे डेट वाले से ज्यादा नहीं रिस्क फेस करना पड़ता? कैसे भला? जब कंपनी दिवालिया होती है, सबसे पहले क्या चीज क्लियर की जाती है, उसके डेट्स, राइट। और एंड पे कौन होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अगर बच गए तो वो भी, तो यानी वो फिर ज्यादा रिस्क फेस कर रहा है। हम्म। जब रिस्क ज्यादा फेस कर रहा है तो उसका प्रीमियम नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। अब कह रहा है डेट होल्डर हैव द फर्स्ट राइट टू क्लेम एंड द रिटर्न इज सिक्योर अगेंस्ट द कंपनीज एसेट। ये देखो, प्लेज नहीं किए होते आपने, ठीक है ना। उसके बाद डेट्स वाले फिर क्या करते हैं, जब आप देखते हो कि फॉलो अप नहीं कर रहे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो कोविनेंट्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए उनका जो रिस्क है वो क्या होता है, कम होता है, तो लिहाजा रिटर्न भी क्या होगा, कम, रिटर्न भी लोअर होगा। अब इक्विटी होल्डर हैव द लास्ट राइट टू रिसीव द रेजिडुअल अमाउंट, वो भी अगर बचा, विच इज सब्जेक्ट टू द कंपनीज परफॉर्मेंस। अगर तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अब दिवालिया को भी छोड़ो, हाँ, आप ये देखो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उन्हें दोगे ना भाई डिविडेंड, क्या ख्याल है? अगर कंपनी के पास रीटेंड अर्निंग में पड़ा ही कुछ नहीं हुआ तो डिविडेंड कहां से देना? देयर रिस्क इज हायर रिक्वायरिंग अ हायर रिटर्न, ठीक है ना। कंपनी की परफॉर्मेंस पे चूंकि वो डिपेंडेंट है, सो दैट्स व्हाई दे बेचारे हैव द लास्ट राइट टू रिसीव, ठीक है ना, रिटर्न। सो दैट्स व्हाई आई से कि जो मेरी कॉस्ट है इक्विटी की, वो मुझे क्या पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि रिटर्न ज्यादा देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डेट है कंपनी को, वो कम पड़ेगी, क्योंकि ओनली फिक्स्ड और वेरिएबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो भी आपने डिसाइड किया आपको वो देना पड़ा, राइट। चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। अब एंड पे जो है वो क्वेश्चन सेशन है हमारा, ठीक है। कम वन बाय वन शुरू हो जाए भाई।